नमस्ते दोस्तों, ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिबर्टी शूज़ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले कंपनी के हिस्ट्री के बारे में, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और लास्टली हम कुछ फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। अगर कंपनी का हिस्ट्री का बात करें तो ये कंपनी स्टार्ट किया था 3 पीपल मिलके, धर्मपाल गुप्ता, पुरुषोत्तम दास गुप्ता और राजकुमार बंसल बाय द नेम ऑफ पाल वुडहाउस इन 1954। शुरुआत के दिनों में ये क्या करते थे कि ये कुछ मोची को हायर करते और उनसे जूते बनवा के बेचा करते थे। फिर धीरे धीरे इनका बिजनेस उसी से बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगा और इन्हें 1964 में अपना पहला फैक्ट्री करनाल में खोला। इनका एक्सपोर्ट मार्केट में जाने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए पहले उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत से ही इनका झुकाव एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ काफ़ी ज़्यादा था। अपने पहले फैक्ट्री खोलने के बाद पुरुषोत्तम दास गुप्ता एक दिन अपने एक्सपोर्ट का प्रपोजल लेकर ट्रेड काउंसिल एसोसिएशन के पास जा ही रहे थे कि उन्होंने रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट देखा जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे उन्होंने मदद पहुंचाया और बाद में उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति रशिया ट्रेड काउंसिल का मेंबर था। यह इंसिडेंट कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद कंपनी को बहुत सारा एक्सपोर्ट ऑर्डर रसिया से मिलने लगा और धीरे धीरे ये अपना विस्तार हंगरी, चेक रिपब्लिक और चेकोस्लोवाकिया में किया। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट का बूम 1980 आते आते ख़त्म होने लगा था, जिसके कारण इस कंपनी को अपना डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करना शुरू करना पड़ा और 1980 में एक दूसरे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया ताकि डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर कर सके थ्रू शोरूम्स। और यही 2 कंपनी था जो मर्ज करके आगे जाके लिबर्टी शूज़ बना, जिसे हम आज जानते हैं। फिर साल आता है 1986 का, जब ये मार्केट से पैसा उठाता है ताकि डोमेस्टिक मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड कर सके और 1990 में अपना पहला सब ब्रांड फोर्स 10 लॉन्च करता है। फिर साल आता है 1991 का, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और रसिया के एक कंपनी के साथ ये जॉइंट वेंचर करता है बाय द नेम ऑफ गोर्की शूज़ और यहाँ इंडिया में वो नॉन लेदर शूज़ का कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू कर देता है। फोर्ज 10 के प्रोडक्शन के बाद महज 4-5 सालों में ही इनका सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसके कारण इन्होंने और भी 9 अदर सब ब्रांड्स लॉन्च किया। फिर साल 2000 में ये बहुत तेज़ी से अपना रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंशन करने लगे, जिसका रिजल्ट 2-3 साल में ही दिखना शुरू हो गया था। फिर आते हैं 2001, जब CEO बनते हैं इस समय आदेश गुप्ता, जो अभी भी इनके CEO हैं। फिर 2004 में जो ये रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न था उसको वो स्प्लिट कर देते हैं और जो रिटेल डिवीज़न रहता है उससे एक नया कंपनी का जन्म होता है जिसका नाम है लिबर्टी रिटेल रेवोल्यूशन लिमिटेड। और ये रेवोल्यूशन स्टोर के नाम से बहुत सारा रिटेल स्टोर्स डेवलप कर रहा था इन मेट्रो सिटीज़ में। इन अनदर वर्ड्स, ये रिटेल डिवीज़न देख रहा था लिबर्टी का। फिर कुछ सालों बाद ये कुछ अदर डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि क्लोथिंग के साथ शूज़ को मैच करा सके और एक दुबई में एक नया सब्सिडरी खोलते हैं जो कि एक फ्लॉप रहता है, वो कुछ ज़्यादा खास चलता नहीं है। और कुछ सालों बाद ही ये जो रिटेल डिवीज़न जो जनरेट किए थे सब्सिडरी के फॉर्म में लिबर्टी रिटेल रेवोल्यूशन लिमिटेड को फिर से कंपनी के साथ मर्ज कर देते हैं। अगर कंपनी के प्रमोटर का बात करें तो इनका 2 अदर सब्सिडरीज भी है, पहला लिबर्टी एंटरप्राइजेज और दूसरा लिबर्टी ग्रुप मार्केटिंग डिवीज़न। जो लिबर्टी एंटरप्राइजेज है वो शू मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और जो लिबर्टी ग्रुप मार्केटिंग डिवीज़न है वो मार्केटिंग डिवीज़न संभालता है लिबर्टीज़ का। इन दोनों के साथ लिबर्टी का पार्टनरशिप था 2003 से ही, जो 2015 तक चला। उसके बाद कंपनी एक नया एग्रीमेंट लाया जिससे लेकर दोनों कंपनी में डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये था कंपनी का ओवरऑल हिस्ट्री। अगर कंपनी का हिस्ट्री को 1 मिनट में समझे तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1954 में बाय द नेम ऑफ पाल वुडहाउस बाय 3 पीपल। उस समय ये बेसिकली मोची से जूता बनवाते थे और बेचते थे। फिर 1964 में ये अपना पहला फैक्ट्री सेटअप करते हैं इन करनाल और अपना मेजर फोकस रखते हैं एक्सपोर्ट मार्केट में। जब एक्सपोर्ट मार्केट स्टेगनेट करने वाला था तब ये फिर से अपना फोकस चेंज करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में और एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं ताकि डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर कर सकें। फिर 1986 में ये डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए पैसा उठाते हैं मार्केट से और 1990s अपना पहला सब ब्रांड लॉन्च करते हैं बाय फोर्स 10 का नाम से। फिर 2000 में ये काफ़ी रैपिडली एक्सपेंड करते हैं अपना रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न को और फिर इसको अलग कर देते हैं अराउंड 2004
फिर बाद में ये जो रिटेल डिवीजन उसको फिर से मर्ज करते हैं अपने ही कंपनी में ताकि बेटर कंट्रोलिंग कर सके कंपनी को। तो ये था कंपनी का ओवरऑल हिस्ट्री 1 मिनट में। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। बिजनेस मॉडल में सबसे पहले चेक करते हैं रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू का बात करें तो इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 2 चीज़ों से होता है, सबसे पहला शूज़ और दूसरा लाइफस्टाइल एंड फैशन। लेकिन लाइफस्टाइल और फैशन कोई खास अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसीलिए एनुअल रिपोर्ट में इसके बारे में कोई खास जिक्र नहीं है। इसके बारे में बस इतना ही पता है कि इसके अंडर 12 परफ्यूम अभी हाल फिलहाल में कंपनी लॉन्च किया और एक सेविंग लोशन लॉन्च किया है। और इससे पहले कंपनी दुबई में एक कंपनी सेटअप किया था जो उतना कुछ खास चला नहीं, जिसे बंद कर दिया कंपनी के द्वारा। तो हम केवल अब यहाँ बात करने वाले हैं शूज़ के बारे में। तो अगर शूज़ का बात करें तो ये कुछ शूज़ खुद बनाता है और कुछ आउटसोर्स करता है फ्रॉम अदर कंपनीज़। और चूँकि लिबर्टी इंटरप्राइज, जैसा कि मैंने बताया था पहले कि इसके साथ उनका एग्रीमेंट है, तो वो इनका एसेट्स का यूज भी कर सकता, मतलब लिबर्टी एंटरप्राइजेस इनका ही फैक्ट्री यूज करके शू बनाता है और इन्हें ही बेच देता है। और कुछ शूज़ ये बाहर से भी अदर कंपनी से इंपोर्ट भी कराते हैं। और जहाँ तक बात है मैन्युफैक्चरिंग करने का, तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट में लेदर शूज़ अब मैन्युफैक्चर करते हैं, जबकि पहले इनका जो मेजर रेवेन्यू जनरेट होता था बहुत पहले इनका लेदर से ही होता था। ये कन्वर्ट कर चुके हैं, अब ये मोस्टली फोकस करते हैं नॉन लेदर शूज़ पे। और इसे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनका जो रॉ मटेरियल सेक्शन है उसमें आपको मिलेगा कि लेदर जो रॉ मटेरियल है वो ओनली कंट्रीब्यूट कर रहा है 7 करोड़ आउट ऑफ 164 करोड़। अगर इनका रॉ मटेरियल का बात करें तो वो ये सब आप क्लियरली चेक कर लीजिएगा कौन कौन है, देख लीजिए। रॉ मटेरियल आने के बाद ये इसे अपने 5 इन हाउस यूनिट में शूज़ बनाते हैं। चूँकि इनका फैक्ट्री हिली स्टेट में, इसीलिए इन्हें कुछ खास टैक्स नहीं देना पड़ रहा था पास्ट में, पर अब इनका टैक्स काफ़ी हाई है, अराउंड 40% है, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया कंपनी के बारे में। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये कुछ शूज़ खुद बनाते हैं और बाकी आउटसोर्स करते हैं। और अगर बेचने का बात करें तो ये 3 तरीके से बेचते हैं। सबसे पहला तो कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी मॉडल, दूसरा फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, और कुछ ऑनलाइन बेचते हैं। फ्रेंचाइजी इन्होंने 2015 के बाद ही शुरू किया है। और कोको का बात करें, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड का बात करें तो इनका एक सब्सिडरी था जो लिबर्टी रिटेल रेवोल्यूशन लिमिटेड, उनसे इनको बहुत सारे स्टोर्स मर्ज करने के बाद मिला है। इनका बहुत सा सब ब्रांड्स भी है, जैसे मेंस के लिए फोर्स 10, कूलर, वॉरियर फॉर डिफेंस पर्सनल, और वुमेन के लिए भी है जैसे कि हीलर, सेनोरिटा, टिप टॉप। और बच्चों के लिए अगर बात करें तो फुटफन, परफेक्ट, लूसी। पर एक बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि लिबर्टी ब्रांड इज़ नॉट ऑन्ड बाय द लिबर्टी शूज़, बल्कि इट इज़ ऑन्ड बाय द लिबर्टी फुटवेयर। और इस ट्रेडमार्क को यूज़ करने के लिए लिबर्टी शूज़ को काफ़ी हाई रॉयल्टी पे करना पड़ता है लिबर्टी फुटवेयर को। और इस ट्रेडमार्क को यूज़ करने के लिए 2013 में लिबर्टी शूज़ और लिबर्टी फुटवेयर में 15 साल का डील हुआ है। और ये माना जा सकता है कि लिबर्टी शूज़ और लिबर्टी फुटवेयर इज़ ऑन्ड बाय द सेम प्रमोटर, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि लिबर्टी फुटवेयर लिबर्टी शूज़ को अपने ट्रेडमार्क देने से मना कर दे। पर हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लिबर्टी इंटरप्राइजेस और लिबर्टी शूज़ के बीच में एग्रीमेंट को लेकर कोर्ट में लड़ाई भी चल रहा है। तो यहाँ क्या हो सकता है इन फ्यूचर कुछ कह पाना मुश्किल है। तो ये था ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल को एक मिनट में समझे तो कंपनी पहले लेदर प्रोडक्ट्स बनाता था, अब कन्वर्ट होके वो नॉन लेदर प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसे आप क्लियरली रॉ मटेरियल सेक्शन से देख के पता कर सकते हैं। रॉ मटेरियल आने के बाद ये अपना 5 इन हाउस यूनिट में प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है। फिर कुछ प्रोडक्ट वो आउटसोर्स करता है फ्रॉम अदर कंपनीज, फ्रॉम इंपोर्ट करता है और कुछ लिबर्टी इंटरप्राइजेस से भी लेता है। फिर शूज़ को वो कन्वर्ट करता है टू लेदर एंड नॉन लेदर प्रोडक्ट्स। और इनका जो रिटेल स्टोर है, चाहे वो कोको, फोफो या ऑनलाइन हो, उससे वो प्रोडक्ट को बेचता है। और जहाँ तक बात है इसका ट्रेडमार्क का, जो लिबर्टी ट्रेडमार्क है, तो ये लिबर्टी ट्रेडमार्क ऑन नहीं करता है। लिबर्टी ट्रेडमार्क इज़ ऑन्ड बाय लिबर्टी फुटवेयर। तो उनका ये प्रोडक्ट बस मैन्युफैक्चर करता है और उनका नाम लगा के बेचता है। तो यही था कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल 1 मिनट में। अब बात करते हैं मैनेजमेंट का। अगर मैनेजमेंट का बात करें तो मैं मैनेजमेंट में सबसे पहले चेक करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली घूमता है अराउंड 60%, जो एक डिसेंट नंबर लगता है मुझे, ठीक ठाक लगता है। 60% कंपनी का अगर प्रमोटर ओन करता है तो। दूसरा मैं चेक करता हूँ रेम्यूनरेशन। अगर रेम्यूनरेशन का बात करें तो ये काफ़ी हाई है, लिमिट से बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि 11 करोड़ 2020 में इनका प्रॉफिट था,
जिसमें से ये अपने आप को सैलरी दिए 3.96 करोड़, मतलब एक चौथाई खुद ही ले गए। 2019 का भी अगर देखें तो लगभग 7 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 3.7 करोड़ ये रेम्यूनरेशन या सैलरी दे दिए थे, जो मुझे बहुत हाई लगता है लिबर्टी शूज़ के केस में। तीसरा मैं बात करता हूँ केसेस या स्कैम। अगर केसेस का बात करें तो इनके खिलाफ 2007 में मुझे एक केस मिला जिसमें इन्हें 6 महीने का जेल भी हुआ था लेबर कोर्ट में। फिर अगर बात करें केसेस का तो इनका बहुत सारा केसेस और भी चल रहा है, जैसे कि 2018 में लिबर्टी एंटरप्राइज के साथ इनका खुद का कंपनी के साथ केस चल रहा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेगा तो मैं और एक दो लिस्ट दे दूंगा आपको, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा केस चल रहा है। खैर अगर माइंडसेट का बात करें तो ये काफ़ी हाईली एम्बिशियस लगते हैं और ये बहुत जल्दी टारगेट अपना सेटअप करने में भरोसा रखते हैं। जैसे कि 2012-13 में ये बोल रहे थे कि 2015 तक ये 500 करोड़ पहुंच जाएंगे, और उसे पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत सा अपने डिवीज़न को मर्ज किया और ये बोल रहे थे कि 2016-17 तक 1000 करोड़ का कंपनी हो जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं उस समय तक। फिर ये अपना जो इंटरवल एक्सटेंड करते हुए 2020 कर दिए, 2021 कर दिए, लेकिन अभी तक वो 1000 करोड़ सेल्स तक नहीं पहुँचे हैं। तो ऐसे देख के पता चलता है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हाईली एम्बिशियस है, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पा रहा है फिलहाल। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का बात करें तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हाई मुझे लगता है। लिबर्टी शूज़ के केस में आप क्लियरली चेक कर लीजिएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की कंपनी खुद के ही कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो ये था कंपनी का ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का अगर बात करें तो मैनेजमेंट ओन करता है 60% ऑफ द शेयर। रेम्यूनरेशन का बात करें तो बहुत हाई है। केसेस का बात करें तो कुछ केसेस है, आप पढ़ सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर माइंडसेट का बात करें तो हाईली एम्बिशियस लगते हैं और टारगेट सेटअप करने में भरोसा रखते हैं। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो आखिर में मैं बात किया तो वो काफ़ी हाई लगता है मुझे। ये था ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। अगर डेट के केस में ले तो कंपनी का डेट हाई है, लेकिन कंपनी के पास एक ब्रांड है जो उसे वो लिबर्टी फुटवेयर से मिला है। तो ब्रांड होने की वजह से लगता नहीं कि आने वाले 5 से 6 सालों में वो ब्रांड ख़त्म होगा। बस ये हो सकता है कि कहीं लिबर्टी फुटवेयर जो ब्रांड है, जो लिबर्टी ब्रांड है, उसी को अपने पास ना रख ले। बस यही एक यहाँ दिक्कत लगता है। कंपटीशन का जहाँ तक बात है तो कंपटीशन की वजह से अपना मार्केट लूज़ करता जा रहा है और अपना मार्जिन भी धीरे धीरे डिक्रीज़ करता जा रहा है। आप क्लियरली नेट प्रॉफिट मार्जिन में इसे देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रहा है 5 to 6%, जो मुझे काफ़ी ख़राब लगा अगर हम कंपेयर करें किसी और फुटवेयर कंपनी के साथ तो। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो ये भी लगभग 10% के आसपास है, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया अगर हम कंपेयर करते हैं किसी और फुटवेयर कंपनीज़ के साथ। और फ्लक्चुएशन का भी अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का तो काफ़ी हाई है अगर हम देखते हैं लिबर्टी फुटवेयर के केस में। और अगर डेट का बात करें तो डेट कंपनी का एक टाइम पे 1.4 के आसपास हुआ करता था, जो अभी घट के 0.67 के आसपास हो गया है। तो ऐसा कहना कि डेट कंपनी का डाउन हुआ है तो ये कंपनी अच्छा हुआ, ये बहुत रेयर हो सकता है, बिकॉज कंपनी डेट तो कम किया है लेकिन अपना प्रोडक्टिविटी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव नहीं कर पाया है। तो मुझे यहाँ पे कुछ खास कंपनी पसंद नहीं आया डेट के कंसेप्ट में। अब बात करते हैं मार्जिन का। अगर कंपनी का मार्जिन का बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 45%, जो मुझे ठीक ठाक लगता है अगर कंपेयर करें किसी और फुटवेयर कंपनी के साथ। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो वो 8%, जो काफ़ी कम लगता है मुझे। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो एक समय 3.5% के आसपास हुआ करता था, जो अभी है 1.7%, जो इतना लो है कि मुझे इस कंपनी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ऑफ दिस मार्जिन। अब चेक करते हैं कि क्या कंपनी जो ऑपरेटिंग करके पैसा निकाल रहा है उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर रहा है या नहीं। अगर आप पिछला 10 साल का रिकॉर्ड चेक करें तो कंपनी पिछला 10 साल में 367 करोड़ रुपए जनरेट किया है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और उसमें से 222 करोड़ के आसपास खर्च किया अपने इन्वेस्टिंग में, और फाइनेंसिंग में 162 करोड़ खर्च किया है। तो ओवरऑल अगर इसका कैलकुलेशन करें तो ये 17 करोड़ माइनस में है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी जो ऑपरेटिंग करके पैसा निकाल रहा है उससे वो अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ठीक से तो पूरा नहीं कर पा रहा है, हो रहा है लेकिन उतना ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब हम लास्टली बात करते हैं कंपनी का वैल्यूएशन का। अगर कंपनी का प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का एवरेज प्रॉफिट है लगभग 9.5 करोड़ के आसपास। तो अगर हम इसको 20 का PE मल्टीपल देते हैं तो ये लगभग आता है 180 करोड़ के आसपास, और अगर 30 का मल्टीपल देते हैं तो ये आता है 285 करोड़ के आसपास।
तो कंपनी इसी बीच ट्रेड कर रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और अगर फ्री कैश फ्लो से बात करें तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी का फ्री कैश फ्लो आ रहा है 4 to 5 करोड़ के आसपास। तो अगर 4 to 5 करोड़ के हिसाब से अगर हम निकालें तो कंपनी का वैल्यू आ रहा है लगभग 80 to 120 करोड़ के आसपास। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि कंपनी जो अपना फेयर वैल्यू है अकॉर्डिंग टू फ्री कैश फ्लो उससे नीचे उससे ऊपर ट्रेड हो रहा है। वैल्यूएशन आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आप पे डिपेंड करता है। वैल्यूएशन देखना उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको कंपनी के बारे में सारा एनालिसिस दे दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी में एनालिसिस करूं तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।